नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रौनक चौधरी। आज जो है हम सोशल स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा एक डुअलिज़्म से रिलेटेड चैप्टर जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, सभी को आपको पता है ये चैप्टर जैसे ही नाम इसका सुनते हैं लगभग हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो है वो डर सा जाता है, बोले सर इसमें हुआ क्या है, समझा दीजिए। चाहे आपको ये चैप्टर समझ आ रखा है या नहीं आ रखा है, वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। शुरुआत से एक बात ध्यान रखना कि ये जो वीडियो रहेगी वो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के रहेगी। मतलब हम वो ही एरियाज डिस्कस करेंगे जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में और हंसते रहिएगा। चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म वर्ड आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, सबने पढ़ रखा है कि सर एक ऐसी फीलिंग थी जिसमें लोग नेशन फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि पहले नेशन तो हुआ नहीं करते थे, राजा महाराजाओं का राजपाट चलता था और काम चल रहा था। बट अभी जो है धीरे धीरे नए नए नेशंस फॉर्म होंगे और वो नेशंस की फॉर्मेशन कैसे होगी वही हम यहाँ पर पढ़ते हैं चैप्टर में। बट शुरुआत करेंगे सर, चैप्टर शुरू होते ही सबसे पहले हमने एक पेंटिंग देखी थी जो थी फ्रेडरिक सोर्यू की। उसने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी। सर वो पेंटिंग वैसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, आप उसे देखिएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे से जो नेशंस जा रहे हैं उन सभी नेशंस के बारे में थोड़ा सा अपने स्तर पर ही उसको जानकारी हासिल करके, और एक क्वेश्चन वहाँ बनता है मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट का। सर व्हाट इज़ अ मॉडर्न स्टेट, व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट, दोनों का डिफरेंस आपको याद कर लेना। सर नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट, वर्ड क्लियर करवा देता हूँ, एक ऐसा इलाका जिसमें कुछ लोग रहते हैं, जिसकी फिक्स्ड टेरिटरी होती है और उन लोगों के पास कुछ राइट्स होते हैं और वहाँ गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट हो, उसे स्टेट बोलेंगे अपन। स्टेट की सीधी सीधी डेफिनेशन ही हो जाती है। अब दो स्टेट हैं, एक है मॉडर्न स्टेट, एक है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट फॉर्म होता है जो कॉमन फीलिंग के बेसिस पर बनेगा, लाइक फ्रांस के अंदर हो रहा है, तो वो नेशन स्टेट है। वहीं दूसरा है मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट को हम कहेंगे सर एक ऐसा देश जिसमें मॉडर्न एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, उनकी एक आर्मी हो फुल स्केल के ऊपर, जहाँ कोई फीलिंग या फिर कोई एक पर्टिकुलर कॉमननेस का कोई जिक्र नहीं है, उसे हमने मॉडर्न स्टेट कहा है। तो ये मैसेज आप ध्यान रखें। और पूरे चैप्टर के अंदर कंटिन्यूटी में हम देखेंगे कैसे फ्रांस एक नेशन बनता है, कैसे जो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है और ग्रीस एक नेशन बन जाता है, कैसे बेल्जियम एक नेशन बनता है, किस तरीके से जो है यूनिफिकेशन होता है ब्रिटेन का, इटली का और जर्मनी का। ये सारी बातें कंटिन्यूटी में हम करेंगे साथ साथ में ही। बट शुरुआत के अंदर सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, What were the changes that occurred during the wake of French Revolution? हम कहते हैं सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो डेट थी वो थी सर 14 जुलाई 1789। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होता है बैसाइल फोर्ट के ऊपर हमला होने के बाद में। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत से ही फ्रेंच सोसाइटी में कुछ चेंजेस हुए थे। देयर वर सेवरल चेंजेस, लगभग टोटल 7 से 8 चेंजेस हैं, उन्हें हम याद करेंगे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हम कहेंगे सर 7 चेंजेस क्या थे वो बता दो आप फटाफट। 7 चेंजेस थे। पहला चेंज हम कहेंगे सर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स लाइक ला पात्री एंड ले सीतोइन, मतलब द फादरलैंड और द सिटीजन जैसे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसके अलावा उसी टाइम पीरियड के अंदर एक नई फ्रेंच नेशनल असेंबली जो है वो फॉर्म की गई थी एट द प्लेस ऑफ फॉर्मर एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, 9th क्लास में था ये टॉपिक। ठीक है सर, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट हम कहेंगे सर देयर वाज अ लैंग्वेज स्पोकन इन पेरिस रीजन। पेरिस के अंदर एक लैंग्वेज बोली जाती थी, कौन सी बोली जाएगी? ऑब्वियसली सर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाएगी। और बाकी सारे रीजन्स में अलग अलग डायलेक्ट्स बोली जाती थी, बोलियां बोली जाती अलग अलग तरह की, उनको सबको डिस्करेज कर दिया और फ्रेंच बन गई फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज। इसके अलावा वहाँ पर ये हुआ था सर कि जो ट्राई कलर है, एक पहले एक रॉयल स्टैंडर्ड कलर का फ्लैग चलता था, उसे हटा करके ट्राई कलर को इम्प्लीमेंट कर दिया। कुछ हाइम्स कंपोज की गई, फोक सॉन्ग्स बनाए गए, फोक टेल्स बनाई गई। साथ ही साथ में एक चेंज ये हुआ कि सर ओथ ली जाने लग गई थी। ओथ बोले तो शपथ जो आप सुबह सुबह असेंबली में लेते हैं। इसके अलावा शपथ के साथ साथ हम कहेंगे कि सर इसी दौरान, इसी टाइम पीरियड के अंदर शहीदों को याद किया जाने लग गया था। शहीद शब्द से ही, मार्टियर्स आपने वर्ड देखा होगा बुक में। ये शहीद सर पहले नहीं थे क्या? पहले भी होते थे, राजाओं के समय भी वॉर्स होती थी, लोग जो है सोल्जर्स जो हैं वो वहाँ वॉर के अंदर मार्टियर हो जाते थे, बट स्टिल उनका कोई कहीं जिक्र नहीं था पहले। नाउ
फ्रांस के अंदर शहीदों को याद किया जाने लग गया। ये सीरीज़ ऑफ चेंजेस जो हैं ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम मूव करेंगे अगले टॉपिक की तरफ, तो जब हम ये चेंजेस पढ़ लेते हैं इसके बाद ये बताया जाता है कि सर फ्रांस की जो आर्मी है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी आर्मी है, फ्रांस के जो लोग हैं, वो अब फ्रांस में जब ये चेंज देख लेते हैं तो उनका मन करता है कि हम ये यूरोप के बाकी सभी रीजन्स में भी ये चीज़ें करवाएं। राजा महाराजाओं से जो पीछा है वो लोगों का हम ही छुड़वा देते हैं। इसी होड़ के अंदर वो लोग जो हैं आसपास के रीजन्स के अंदर कैंपेनिंग चालू करते हैं। स्विट्ज़रलैंड हो गया, मिलान हो गया, मेंस हो गया, इन रीजन्स के अंदर ये पहुंचते हैं अपनी आर्मीज़ को लेकर के। और इसी टाइम पीरियड में एक नया रूलर जो है वो फ्रांस को देखने को मिलता है, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, नेपोलियन। सर नेपोलियन साहब जो हैं काफ़ी अच्छे रूलर हुए थे। अगर आप इसके बारे में, इसकी ऑटोबायोग्राफी बुक्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर नेपोलियन सर काफ़ी व्यक्तित्व का आदमी था। बट दो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में। एक तो नेपोलियन ने क्या अच्छा किया था, बोले तो व्हाट वाज गुड अबाउट नेपोलियन, और साथ ही साथ में व्हाट वाज दैट मेड हिम एन ईविल पर्सन। लोगों को बुरा क्यों लगने लग गया? शुरू में सब कर रहे थे नेपोलियन हमारा राजा कौन बनेगा, नेपोलियन बनेगा, बट लास्ट में जाते जाते नेपोलियन ने 3 ऐसे चेंज कर दिए थे जो उसकी पूरी इमेज को खराब कर देते हैं। तो उनको भी हम पढ़ेंगे। फटाफट से बात करते हैं सर एडवांटेजेस की। बात क्या अच्छा था, अच्छा क्या किया नेपोलियन ने? 1799 में नेपोलियन के वॉर शुरू होते हैं पूरे यूरोप के अंदर, और इन्हीं वॉर्स से वो आसपास की काफ़ी बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर लेता है। और इस टेरिटोरियल एक्सपेंशन के साथ साथ एक नया एडमिनिस्ट्रेशन भी इम्प्लीमेंट करना था, तो नेपोलियन ने सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया। सिविल कोड आता है बच्चों 1804 में। इस सिविल कोड में कुछ अच्छे चेंजेस थे जो आपको स्पेसिफिकली याद करने हैं। सर क्या क्या चेंजेस थे? सर नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको इम्प्रूव कर दिया था। फ्यूडल जो सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया था। सर्फडम को बैन कर दिया था। एक यूनिफाइड मेजर्स और वेट्स का जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट कर दिया था। यूरोप के रीजन्स के अंदर वेट्स जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर, 1 किलो यहाँ पर जो है कुछ अमाउंट का है तो कहीं जो है 1 केजी की अमाउंट ज़्यादा हो जा रही है। 1 फिट कहीं पर ये साइज़ है, कहीं ये साइज़ हो रही है। तो साइज़, वेट्स एंड मेजर्स जो हैं अलग अलग चला करते थे, उन सबको उसने यूनिफाई कर दिया। करेंसीज जो है वो लिमिटेड कर दी। ये सारे कामकाज नेपोलियन ने किए। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फील्ड में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो डेवलप कर दिया फ्रांस में। तो सभी चीज़ें अच्छी थी सिविल कोड के अंदर, लोगों को अच्छा लगा। राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाया उसने लोगों को। इन सारी चीज़ों से नेपोलियन के लोग एक तरीके से पूजा करने लग गए थे, बोले हमारा नेता कैसा, नेपोलियन जैसा हो। लेकिन बच्चों ये जो खुशियाँ थी ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही चलने वाली थी। अल्टीमेटली जो असली चेहरा था वो सामने आना था। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि नेपोलियन के जो एस्पिरेशंस थे, जो गोल्स थे, दे वर टू कैप्चर एंटायर टेरिटरी ऑफ यूरोपियन रीजन। पूरे यूरोप पे कब्जा करने का जो सपना था वो लेकर के नेपोलियन आया था। अब कहीं आपको कब्जा करना है तो वॉर तो लड़नी पड़ेगी। वॉर्स के लिए सैनिक चाहिएंगे, पैसा चाहिएगा। अब शुरुआत में तो लोगों को मज़ा आ रहा था, बट धीरे धीरे जब नेपोलियन वॉर्स लड़ रहा है, उसको सैनिक चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसने 3 चीज़ें और इम्प्लीमेंट की। उसने टैक्स इंक्रीज़ किया सबसे पहले। अब ये तो इतिहास गवाह है कि जब फ्रांस में टैक्स बढ़ा है तब वहाँ क्या हुआ है, रिवॉल्यूशन ही हुआ है। तो नेपोलियन के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसने जैसे ही टैक्स इंक्रीज़ किया, लोगों को ये बुरा लगने लग गया। लोगों ने इसकी निंदा करनी चालू करी। जैसे ही लोगों ने इसकी निंदा करनी चालू करी, इसकी बुराई करनी चालू करी, इसने क्या कर दिया, सेंसरशिप इम्प्लीमेंट कर दी। क्या कर दी सर? सेंसरशिप इम्प्लीमेंट कर दी। फिर सर सेंसरशिप के बाद में जब लोगों को इसका सपोर्ट मिलना, लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो अल्टीमेटली आर्मी की कमी आने लग गई, सेना कम पड़ने लग गई। अब आर्मी में लोग लेने के लिए इसने क्या किया सर? फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन। फोर्सफुली जो है इसने आर्मी के अंदर क्या किया, रिक्रूट किया। फोर्स रिक्रूटमेंट जैसे ही होता है, लोगों के दिमाग में एक बुरी इमेज बन जाती है। और अल्टीमेटली बच्चों ये समय था जब जो पॉपुलर सपोर्ट नेपोलियन को मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। और इसी वजह से अल्टीमेटली 1813 में वॉर ऑफ लिप्सिंग होती है, और उस लिप्सिंग की वॉर में नेपोलियन हार जाता है। इसको लेकर के एक प्यारी सी पिक्चर आपको जो है बुक के अंदर दी गई है, फटाफट से मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हियर
वॉर ऑफ लिप्जिग को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज जो है आपके सामने है। इसमें कुरियर ऑफ राइनलैंड बताया गया है, नेपोलियन को ही यहाँ डिपिक्ट करके दिखाया गया है कि सर नेपोलियन जा रहा है, साथ में इसके कुछ लेटर्स गिर रहे हैं पोस्टमैन की तरह। अगर कैरिकेचर है तो लेटर्स क्या है? लेटर्स आर बेसिकली द टेरिटरीज दैट ही हैज़ लॉस्ट ऑन द वे। रस्ते में जो टेरिटरीज इसने खो दी हैं उन टेरिटरीज को यहाँ दिखाया जा रहा है। 1813 में जब नेपोलियन हार जाता है तो बच्चों बाद में जीतने का कोई चांस नहीं है। अल्टीमेटली 1815 में नेपोलियन साहब जो है वो पूरी तरीके से वाटरलू के अंदर हार जाते हैं। कौन कौन हराता है याद कर लेते हैं फटाफट से। ABPR, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया। ये सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, इन्होंने मिल करके नेपोलियन को हराया था। अब नेपोलियन को हरा दिया, स्टोरी यहीं रोक देते हैं एक बार के लिए। चैप्टर में ट्विस्ट है बच्चों, यहाँ से अब नेपोलियन की बात को एक बार पॉज करके ये चैप्टर आपको दिखाएगा कि सर आखिर में चल क्या रहा था यूरोप में। क्या नेपोलियन या ये राजपाट ही चल रहे थे? नहीं, यूरोप में एक सिस्टम था किंगडम्स का, डचीज का, कैंटन्स का, जो कि राजा महाराजाओं का रूल था। इस राजा महाराजाओं के रूल में एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हैब्सबर्ग एम्पायर बताया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के तौर पे हम साथ में इसको लेकर के चलेंगे कि सर एक ऐसा रीजन था जिसमें अलग अलग तरह के एथनिक लोग रहते थे, एथनिक डाइवर्सिटीज रहती थी। फॉर एन एग्जाम्पल सर अल्पाइन रीजन इसमें था, इटालियन रीजन इसके अंदर था, गैलिसिया रीजन इसमें था, हंगरी रीजन इसमें था। तरह तरह के लोग एक ही राजा के अंडर में रहते थे क्योंकि वो राजा के प्रति क्या थे? वफादार थे। और ये वफादारी अचानक से कहीं गायब हो जाती है क्या? हम कहेंगे हाँ, सो गायब तो हो रही है, नेशनलिज्म आ रहा है। तो ये चेंज होने के पीछे के कारण थे सिर्फ दो, ये हैं एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी को समझना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सर एरिस्टोक्रेसी क्या थी? वी विल से सर एरिस्टोक्रेसी एक नई क्लास इमर्ज होकर के आती है जिसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम याद रखेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक सर, दे यूज टू स्पीक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी। फ्रेंच लैंग्वेज ही बोला करते थे, चाहे वो किसी भी रीजन के हों यूरोप के अंदर, चाहे वो पॉलिश रीजन के हों, चाहे वो रशियन रीजन के हैं, चाहे वो किसी इटालियन रीजन के, कहीं का भी अगर कोई एरिस्टोक्रेट है तो वो कौन सी भाषा बोल रहा है? फ्रेंच बोल रहा है। ठीक है सर। दूसरा, दे वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। शादी के संबंध के साथ एक दूसरे के साथ ये जुड़े रहते थे और पावरफुल होते जाते थे। ठीक है, 2। तीसरा सर, तीसरा हम कहेंगे एरिस्टोक्रेसी जो थी वो न्यूमेरिकली स्मॉल थी, ज़्यादा बड़े कोई ज़्यादा अमाउंट में लोग नहीं थे, गिने चुने लोग थे, बट दे वर इकोनॉमिकली पावरफुल। 3 चीज। चौथा हम कहेंगे सर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ लिविंग था, रॉयल वे ऑफ लिविंग था इनका, तो ये एरिस्टोक्रेट्स थे। वैसे ही एक मिडिल क्लास भी इमर्ज होती है। मिडिल क्लास जो है अपने आप में क्या थी बच्चों? पढ़ी लिखी थी, आपकी और मेरी तरह, जो नई नई किताबें वो पढ़ रहे थे, नया नया ज्ञान मिल रहा था, जैसे आपको आज मिल रहा है नेशनलिज्म के बारे में। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ चल रहा है। मीनवाइल हम कहेंगे सर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, डाइवर्ट नहीं होना, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। तो हम कहेंगे सर देखिए, लिबरल नेशनलिज्म जो है अगला हमारा सुपर इंपॉर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन है सर। लिबरल, लिबर मीन्स फ्री। आखिर लोग नेशन तो बनाना चाह रहे हैं। शुरुआत में उनका क्या कहना था? हमें हमारा एक नेशन दे दो जिसकी टेरिटरी फिक्स हो जाए, ऐसा नहीं हो कभी नेपोलियन आ जाए, कभी बर्बन डायनेस्टी आ जाए, कभी कोई आ जाए, ऐसा सिस्टम बंद हो जाए। एक नेशन हमारा फिक्स हो एक जैसे लोगों का। अब डिमांड बढ़ गई, थोड़ा नॉलेज बढ़ा, नॉलेज के साथ क्या बढ़ गई? डिमांड बढ़ गई। इन्होंने कहा कि अब हमें राजा का राजपाट भी नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। लेकिन ये फ्रीडम कैसी चाहिए थी उनको? आज तो हम सोच लेते हैं फ्रीडम क्या है, क्योंकि आपको और मुझे पता है, हमने पढ़ रखा है फ्रीडम के बारे में, हमने देख रखा है फ्रीडम को। उन लोगों ने उस टाइम पर लिटरेसी रेट बहुत कम थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। उन लोगों को नहीं पता था क्या फ्रीडम होती है, क्या इक्वालिटी होती है। दे वर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो हो रहा क्या है? हम कहेंगे सर 2 तरह की लिबर्टी की वहाँ पर बातें होती थी। एक तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबर्टी की डिमांड करते थे लोग, और एक पॉलिटिकल स्फीयर में लिबर्टी की डिमांड करते थे। पहले इकोनॉमिक स्फीयर की लिबर्टी की बात करेंगे। 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको कि सर इकोनॉमिकली मतलब पैसों के मामले में क्या आज़ादी थी? क्योंकि बच्चों ट्रेड करते समय उनको काफ़ी परेशानियां होती थी। ट्रेड कर रहे हैं, हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहे हैं, 11 डिफरेंट ट्रेड बैरियर्स लग रहे हैं, और उन ट्रेड बैरियर्स को पार करते करते हर जगह 5-5% टैक्स दो, कहीं पर वेट मेजर कुछ है, कहीं वेट मेजर कुछ है। इन सबसे लोग परेशान हो गए थे और इसी वजह से इकोनॉमी भी डेवलप नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा हमें क्या चाहिए? यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर चाहिए। दूसरा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा कि हमें जो है सर, आप ये जो ट्रेड बैरियर लगा रहे हो इनको हटा दो, ट्रेड बैरियर बिल्कुल नहीं चाहिए। ये था इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरल नेशनलिज्म। दूसरी तरफ है बच्चों पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकली बोले तो सर पॉलिटिकली राजनीति, रूलर कौन होगा, गवर्न कौन करेगा, इसको लेकर के जो आज़ादी थी ये बड़ी सिंपल थी लोगों की। शुरुआत में तो
इन्हें कोई परवाह नहीं थी कौन रूल कर रहा है, बट अब इनका कहना था कि सर रूल हर कोई क्यों कर रहा है, भाई फैमिली क्यों रूल कर रही है, हर कोई क्यों आकर के, जैसे नेपोलियन जैसा व्यक्ति आकर के क्यों रूल कर रहा है, रूल वही करेगा जिसे हम चाहेंगे, जो रूल जो करेगा वही व्यक्ति करेगा जिसको हम पसंद करेंगे। मतलब सिंपल वर्ड आप याद रख लो सर, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, हमारी अनुमति से ही सरकार बने। ठीक है सर, एक चीज़ हो गई। दूसरा दूसरा इनका सर राइट टू इक्वालिटी चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल रहा था। सर राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए, और राइट टू प्रॉपर्टी इनवायलेबल चाहिए। नेपोलियन के टाइम पर राइट टू प्रॉपर्टी मिलता है, बाद में जाकर के वो रिमूव हो जाता है। तो इन्होंने कहा हमें क्या चाहिए, आज़ादी और प्रॉपर्टी ऐसी चाहिए है, ज़मीन का अधिकार ऐसा चाहिए जो ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति आकर के छीन ना ले। ज़मीन हमारी है, हमारी रहे। क्योंकि बच्चों उस समय पर प्रॉपर्टी जो होती थी, ज़मीन जो होती थी, वो किसकी होती थी, एस्टेट जनरल्स चल रहे थे, फर्स्ट एस्टेट, चर्च सभी ज़मीन का असली हकदार हुआ करता था। तो लोगों के पास तो ज़मीन थी नहीं। तो ये 3 डिमांड्स जो हैं ये पॉलिटिकल स्फीयर में लोग कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा हमें यूनिवर्सल सफरेज भी चाहिए सर, मतलब वोटिंग राइट्स, हर व्यक्ति वोट दे। ये सारी बातें जो है लिबरल नेशनलिज्म को लेकर के सुपर इंपॉर्टेंट, में भी सुपर डुपर लगा दो चाहे इसको, पक्का आएगा ये बच्चों सवाल। ओके, यहाँ तक की बात जब क्लियर हो जाती है, हम जब ये सारा सिनेरियो देख लेते हैं, अब वापस से नेपोलियन पे आते हैं। यहाँ मैंने स्टोरी को पॉज किया था आपके पास कि सर नेपोलियन के साथ होता क्या है वो तो बताइए। वापस से स्टोरी कनेक्ट हो जाएगी लिबरल नेशनलिज्म के बाद में कि सर नेपोलियन को जब हरा दिया जाता है, उसके बाद एक नई आइडियोलॉजी, एक नई सोच उमड़ करके आएगी यूरोप में। ये नई सोच क्या होगी सर, ये होगी कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है सुनते हैं फटाफट से। एक ऐसी सोच लोगों में बन करके आई कि सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले हम चाहे टैक्स ज़्यादा दे रहे थे चाहे नहीं दे रहे थे, जो भी था, बट एटलीस्ट मारकाट इतनी नहीं थी, इतनी ज़्यादा वायलेंस नहीं हो रही थी। नेपोलियन के आने के बाद में वायलेंस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, और टैक्स तो नेपोलियन ने भी बढ़ाया। तो ये चेंजेस जो हैं ये अच्छे नहीं हैं। ये ऑर्थोडॉक्स लोग थे, रूढ़िवादी सोच के थे, इनको बदलाव पसंद नहीं था। इन्होंने कहा हमें तो जो सोसाइटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले थी वो वापस से ला दो। अब वापस से ला दो तो कैसे ला दो, एज इट इज लेकर के आओ या पार्शियल रिस्टोरेशन। तो कंजर्वेटिज्म 2 तरह का था, एक था फुल रेस्टोरेशन, एक था पार्शियल रेस्टोरेशन। इसी को लेकर के डिबेट चल रही थी कि फुल रिस्टोर करें या पार्शियली करें। क्या करते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, बट यही एक छोटा सा आप एड ऑन कर लीजिएगा सुपर इंपॉर्टेंस के अंदर कि सर कंजर्वेटिज्म के साथ साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है, डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड लिबरल नेशनलिज्म। कि सर कंजर्वेटिव और लिबरल नेशनलिज्म ये अलग अलग, एक तरीके से ऑपोजिट है। कंजर्वेटिज्म ओल्ड ऑर्डर चाहते हैं, लिबरल नेशनलिज्म आज़ादी को नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और ये आप प्रिपेयर रखें कि सर कंजर्वेटिव जो है पूरा का पूरा बर्बन डायनेस्टी, राजा महाराजा, स्टेट जनरल वो लाना चाह रहे हैं, और लिबरल नेशनलिस्ट सर ये नेशनल असेंबली के सपोर्ट में है, ये राइट्स दिलवाना चाहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी दिलवाना चाहते हैं, राइट टू इक्वालिटी दिलवाना चाहते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। आते हैं कंजर्वेटिज्म के ऊपर। जो कंजर्वेटिव रूल है इसको एस्टेब्लिश किया जाता है बाई ए ट्रीटी दैट इज वेरी वेल नोन बाई ऑल ऑफ यू, ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 में होती है। ट्रीटी ऑफ वियना जो है, ट्रीटी ऑफ वियना में एक सीरीज ऑफ चेंज किए जाते हैं। अच्छे से इसको आप याद करेंगे कि सर ट्रीटी ऑफ वियना कौन करवा रहा है, ड्यूक मेटरनिच करवा रहा है। इसको होस्ट कौन कर रहा था, ड्यूक मेटरनिच। अब ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, ये 4 देश मिलकर के जब नेपोलियन को हराएंगे तो वापस में कुछ तो चाहेंगे, कुछ ना कुछ तो डिमांड इनकी भी होगी। तो हम कहते हैं सर सबको रेवड़ियाँ बटेगी, सब में बटेगी, सब खाएंगे। नेपोलियन जैसे ही ख़त्म होता है गायब कर देते हैं उसको, और वहाँ फ्रांस के आसपास, बोले शुरुआत कहाँ से हुई, जड़ कौन है सारी समस्या की, फ्रांस है। तो फ्रांस के चारों तरफ जो है पाबंदियाँ लगाओ। एक नया किंगडम ऑफ नीदरलैंड उन्होंने सेटअप किया जिसमें बेल्जियम इंक्लूडेड था, ताकि जो फ्रांस है वो कहीं आसपास में अगर वापस से ऐसा रिवॉल्यूशन हो तो वो आसपास में वापस से ज़्यादा लड़ाई दंगे न फैला सके, वहीं जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है वो उसको रोक ले। इसके अलावा सर पोलैंड नाम का जो इलाका था, जो नेपोलियन ने जहाँ पर एक तरीके से इन्वेड किया था, वो रशिया को दे दिया गया। एक इलाका था वेस्टर्न फ्रंटियर से, वो प्रूशिया को दे दिए गए। और जो नॉर्दर्न इटली का पार्ट था जिसमें लोम्बार्डी और वेंशिया आता है, वो किसको दे दिया गया सर, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। तो सभी ने अपना अपना इलाका ले लिया। और सर फ्रांस में क्या किया जाएगा, फ्रांस में वापस से बर्बन डायनेस्टी को रीइंस्टॉल कर दिया जाएगा। ये सारे चेंजेस करके ट्रीटी ऑफ वियना क्लोज की गई। सर ट्रीटी ऑफ वियना तक की बात तो सही है, यहाँ तक के सुपर इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो गई, लेकिन चैप्टर में जुड़े रहने के लिए आपको बता देता हूँ कि जो कंजर्वेटिव्स थे ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव किस्म के थे। मतलब इनकी अगर कोई भी बुराई कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये अच्छे नहीं है, तो इनको गुस्सा आ जाता था, और ये या तो आपको
एग्जीक्यूट करेंगे या ये आपको एग्जाइल कर देंगे, देश निकाला दे देंगे या जान से मार देंगे। सिंपल से ऑर्डर थे और इसी वजह से सीक्रेट सोसाइटीज़ डेवलप होने लग गई, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, यंग इटली, यंग यूरोप, जिसको भी मजीनी बनाता है, कार्बोनरी जैसी सोसाइटीज़ ये डेवलप हो जाती हैं। तो ये सारा सिनेरियो था, यहीं पर अपन जो है इसको ख़त्म कर रहे हैं। अब हमारे चैप्टर का आधा काम हो गया है, 50% कंप्लीट, 50% नीचे ही है। असली मज़ा यहाँ है बच्चों, यूनिफिकेशन, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली का। अभी तक के चैप्टर में आपने जो देखा, एक बार थोड़ा सा पॉज लीजिएगा कि सर अभी तक हमने देखा सर नेशनलिज्म हो रहा है, नेशन बना रहे हैं, नेशन के बाद में लिबरल नेशनलिज्म देखा, सर ठीक है लिबरल नेशनलिज्म हो रहा है, लोग आज़ाद देश बना रहे हैं, और इसी दौरान साथ साथ में सर हमने देखा कि कंजर्वेटिज्म भी आ रहा है। ये अलग अलग आइडियोलॉजीज चल रही थी। मीनवाइल आपको एक कंटिन्यूटी के लिए बता देता हूँ कि एक एज ऑफ रिवॉल्यूशंस आती है जिसमें सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, जो वैसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी बातें काफ़ी सारी है, तो एमसीक्यूज वहाँ से काफ़ी सारे बन सकते हैं, आप उम्मीद रखिएगा। रोमांटिसिज्म वहाँ पर पढ़ाया गया है, उसको भी आपको देख लेना है। बट सुनना ध्यान से कि सर एज ऑफ रिवॉल्यूशन होती है 1848 में। कंजर्वेटिव रूल जो है, कंजर्वेटिव रूल कब लागू हो रहा है? 1815 में। ये 1830 में कंप्लीट हो जाता है। 1830 1830 से 1848 तक का जो टाइम पीरियड है, ये सारा रिवॉल्यूशनरी एज थी। बहुत सारे रिवॉल्यूशन पूरे यूरोप में होते हैं। फ्रांस जो है, फ्रांस के अंदर भी रिवॉल्यूशन होता है, लुइस फिलिप को राजा बना दिया जाता है, कंजर्वेटिव रूल को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर जैसे ही यूरोप में ये रिवॉल्यूशन होता है तो पास में भाई देखो, फ्रांस स्नीज करेगा, फ्रांस छींकेगा तो पूरे यूरोप को क्या लगेगी? जुकाम लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पास में जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था उससे बेल्जियम आज़ाद हो जाएगा 1830 के अंदर, जुलाई में। इसी के बाद एक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, इसको भी आप देखना कि सर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में शुरू होगा। 1821 के बाद 1824 तक जो है इसमें लॉर्ड बायरन का रोल रहता है। लॉर्ड बायरन एक पोइट थे जिन्होंने फंड्स कलेक्ट किए ताकि वो ग्रीस को आज़ाद करवा सकें। बट अल्टीमेटली 1824 में ड्यू टू बैड हेल्थ, इलनेस, फीवर की वजह से लॉर्ड बायरन की डेथ हो जाती है। लेकिन ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं रुकता, ये चलता है और 1832 में जाकर के ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ ग्रीस फाइनली एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। ये सभी चीज़ें चल रही थी। साथ ही साथ में फ्रांस में जो राजा था, लुइस फिलिप को राजा बनाया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था, ये अपना रूल कर रहा था। बट अल्टीमेटली कुछ पॉपरिज्म की वजह से, भूखमरी की वजह से 1848 में वहाँ वापस रिवॉल्यूशन होता है और 1848 में फैब 1848 में फ्रांस बिकेम ए फुल फ्लेज नेशन स्टेट। ये सारी बातें यहाँ बीच में थी। अब हम बात करते हैं सर बदलाव क्या हुआ है। जो ये ब्रिटेन, इटली और जर्मनी नेशन बनेंगे, ये सिंपल नेशन नहीं बनने वाले हैं। यहाँ पर होगा बच्चों एक तरीके से राजा जो है लोगों को, उनकी नेशनलिस्ट फीलिंग को काम में लेगा ताकि वो अपने जो कन्क्वेस्ट वाले या इन्वेजन वाले जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल कर पाए। अगर आपको एक लाइन में दिखाता हूँ, उसे ज़रा ध्यान से पढ़ भी लीजिए और अंडरलाइन भी कर लीजिए आप सभी। लाइन है बच्चों आपके सामने, थोड़ा सा इंतज़ार करो, ये आ गई लाइन। सर, nationalist sentiments were often driven by conservative forces for promoting state power and achieving political dominion over Europe। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कई बार जो है आप एक्सपेक्ट कर लीजिएगा कि आ जाएगा एग्जाम में भी। सर यहाँ हो रहा क्या है? कंजर्वेटिव लोग कौन है जो राजा महाराजाओं को रूल में रखना चाहते हैं? ये सब क्या कर रहे थे? लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग्स को काम में ले रहे थे कि भैया आपका नेशन बनवा देते हैं। नेशन बनवाने के चक्कर में, नेशन बनाने के चक्कर में लोगों को लड़ाई करवाएंगे, वो लड़ेंगे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा और फायदा किसका होगा? राजा का होगा। मतलब यहाँ लिबरल नेशनलिज्म थोड़ा थोड़ा क्या हो गया था? दब सा गया था। राजा बन रहा था, लिबरलिज्म जो है थोड़ा थोड़ा धुंधला हो चुका है इस समय पर। ठीक है सर, समझ गए हम क्या हो रहा है। अभी फटाफट से इन तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। यूनिफिकेशन की बात करेंगे, ब्रिटेन की, इटली की और जर्मनी की। तो यूनिफिकेशन की बात करते हैं। यूनिफिकेशन 3 हमें पढ़ने हैं। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। पहले जर्मनी से शुरू कर लेते हैं। सर जर्मनी जो है, जर्मनी बेसिकली काफ़ी एक नाम आज की डेट में तो आप देखते हो, बट शुरुआत में जो एक 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम का जो यूरोप का मैप आपको दिखाया गया है बुक में, उस मैप में आप देखोगे तो जर्मनी का कोई नामो निशानी नहीं है। होता क्या है कि प्रूशिया एक रीजन है, आपने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट देखी होगी, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में रिवॉल्यूशन करते हैं लोग। ये रिवॉल्यूशन क्या होता है सर? 18 मई 1848
ईयर और डेट आप याद रखें सर। इस तारीख को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो सभी इकट्ठे होते हैं। कहाँ इकट्ठे होंगे सर? चर्च ऑफ सेंट पॉल में इकट्ठे होंगे और वहाँ इकट्ठे होकर के ये क्या करते हैं सर, एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि चर्च ऑफ सेंट पॉल कहाँ है? फ्रैंकफर्ट सिटी में है, तो इसका नाम भी क्या रखा गया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इन लोगों ने मिलकर के क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनाया, एक जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बोले कि सर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। उस समय पर प्रूशिया के राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना करके राजा के पास गए। बोले राजा जी आप इस पे साइन कर दो, आप हमारे राजा बन जाओ जर्मनी के। राजा कह रहा है मैं तो पहले से राजा हूँ, मुझे क्यों राजा बना रहे हो? ये बोल करके और उनको भगा देते हैं, क्योंकि राजा को पता था ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के लोग हैं। इसमें ना तो विमेंस पार्टिसिपेट कर रही थी और ना ही जो है पुअर पीजेंट्स को पार्टिसिपेशन दिया गया था। कर तो चाहते तो थे, विमेंस विजिटर गैलरी में देख रही थी ये सारी चीज़ें, लोग चाहते थे हम पार्टिसिपेट करें, बट उनको मिडिल क्लास वालों ने मौका नहीं दिया। इस वजह से राजा ने ये पार्लियामेंट डिसबैंड कर दी। अब यूनिफिकेशन की ये शुरुआत थी, लेकिन शुरू कब होता है यूनिफिकेशन? सर एक व्यक्ति है जिसका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर हैं प्रूशिया के। राजा अब चेंज हो गया है, केजर विलियम फर्स्ट बन गया है। अब ऑटो वॉन बिस्मार्क ने समझाया राजा को, बोले साहब लोग आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी हमें आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये लोग चारों तरफ पूरे यूरोप में जो है नेशनलिज्म बन रहा है। हम जब तक हैं तब तक, जैसे इटली ने किया, अपने आसपास के रीजन्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया, पॉलिटिकल डोमिनियन जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया उन्होंने, वैसा ही हम कर लेते हैं। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने 7 साल तक 3 वॉर लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में। इन तीनों वॉर्स को लड़ते हुए और उसने जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। जर्मनी यूनिफाई हो जाता है 1871 में। 1871 जनवरी, 18 जनवरी, तारीख भी वही 18 तारीख, क्योंकि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी 18 तारीख को बनी थी। तो 18 जनवरी 1871 में फाइनली यूनिफाइड जर्मनी का राजा कौन बन जाता है सर? केजर विलियम फर्स्ट बन जाता है। ये सारा काम तो था जर्मनी का। स्टेप्स आप 4 से 5 स्टेप इसके करके और इसको कंप्लीट करेंगे आंसर के अंदर। साथ में सर इटली का पढ़ लेते हैं, इसके बाद में जस्ट इटली का यूनिफिकेशन बताया गया। सर इटली में क्या होता है? इटली हम ऑलरेडी देख चुके थे जिसूपी मजीनी के टाइम पीरियड में कि सर जिसूपी मजीनी जो है उसने बोला था इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, और एक नेशन जो होता है, नेशन मस्ट बी ए नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो सर नेचुरल यूनिट होना चाहिए, और यहाँ तो जो है अलग अलग, कहीं पे पोप रूल कर रहा है, कहीं पे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर रूल कर रहा है नॉर्दर्न इटली में, सदर्न इटली में बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन रूल कर रही है, और बस एक सार्दिया पिडमोंट रीजन जहाँ पर इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा है, और रूलर का नाम है विक्टर इमैनुअल सेकंड। जिसूपी मजीनी तो फेल हो गया, 1831 में लिगुरिया में रिवोल्ट किया था और उसको वहाँ से देश निकाला दे दिया गया था। फिर उन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप की फॉर्मेशन की। विक्टर इमैनुअल सेकंड ने कहा मैं ही करवाता हूँ इसको भी। विक्टर इमैनुअल सेकंड ने अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलियो डी कैवोर, सिंपली आप नाम याद रख लो कैवोर, कैवोर को क्या कहा? बोले सर आप जो है यूनिफाई करो, काम चालू करो। कैवोर क्योंकि एरिस्टोक्रेट था, कौन सी भाषा बोलेगा सर? बोलेगा फ्रेंच बोलेगा। एरिस्टोक्रेसी जो भी है सारी वो कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? फ्रेंच बोल रही है। तो फ्रेंच लैंग्वेज बोल करके उसने फ्रांस वालों के साथ में एक बढ़िया सा अलायंस इंजीनियर किया, साथ में मिलकर के, और ऑस्ट्रिया से फ्रांस और इटालियन प्रेसली हाउस मिलकर के लड़ता है और नॉर्दर्न इटली को आज़ाद करवा देते हैं। लड़ाई जो है ये 58 के अंदर शुरू होती है, 59 में जो है उसको वो यूनिफाई कर लेते हैं, उस इलाके को अपने साथ ले लेते हैं। जो बेचारा पोप होता है, जो पेपल स्टेट के नाम से जाना जा रहा है, आपकी बुक में मैप में दिखाया गया है, वहाँ पर पोप रोल कर रहा था, वो बेचारा डरते हुए हाथ ऊपर कर देता है। और बची बात सदर्न इटली की, तो सदर्न इटली में जब विक्टर इमैनुअल सेकंड भेज रहा था केवोर को, उसने मना कर दिया, बोले मेरा ही थोड़ी काम है। तो वहाँ पर जिसूपी गैरिबाल्डी जो है वो रोल प्ले करेगा। जिसूपी गैरिबाल्डी रिवॉल्यूशनरी थे, इन्होंने वहाँ पर रेड शर्ट्स की एक वॉलंटियर की आर्मी बनाई, और स्पेन के रीजन्स के जो लोग थे, जो बर्बन डायनेस्टी को स्पेन जो रूल कर रही थी वहाँ पे, उस रीजन को आज़ाद करवाया। और फाइनली 1861 में इटली यूनिफाई हो जाता है। उसका राजा कौन बनेगा? विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये सारा सिनेरियो आपने याद कर लिया। तो अब लास्ट में एक छोटा सा बढ़िया सी एक हंसी मजाक की बात यहाँ बुक में बताई गई। बोले सर ला तालिया वर्ड से जो है, क्योंकि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तो जो सदर्न इटली के लोग थे वो इसलिए वॉलंटियर कर रहे थे, बोले कि ला तालिया कोई राजा की बीवी का नाम है, कोई महारानी है, महारानी को आज़ाद करवाने जाना है, स्पेन वाले ले गए, इसलिए उन्होंने जो है रिवॉल्यूशन करा था। ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर आपने देख लेनी है, बाकी ये लिखना नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि सर ब्रिटेन का यूनिफिकेशन बचता है। ब्रिटेन, सर ब्रिटेन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है।
ब्रिटेन का यूनिफिकेशन अपने आप में स्पेशल है, बिकॉज ब्रिटेन का यूनिफिकेशन 1707 में शुरू होगा, 1707 से लेकर के 1801 तक चलेगा। आपने जर्मनी का देखा सर 7 साल में काम पूरा हो गया था, आपने इटली का देखा तो 3-4 साल में जो है यूनिफिकेशन पूरा हो गया। हालांकि इटली का जो यूनिफिकेशन एंटायरली कंप्लीट होता है 1870 में, जब रोम का जो एक रीजन होता है उस पे फ्रांस की जो एक सेना थी, उनका एक गैरिसन था, वो लास्ट में वो ऑक्यूपाई करते हैं, बट फिर भी वो इतना कोई लंबा टाइम नहीं था। ब्रिटेन में काफ़ी समय लगा। ब्रिटेन में जो है 4 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड था, जिसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आपको देखने को मिलते हैं। सर ये सभी अलग अलग कल्चर और अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग थे। अब होता क्या है, जो इंग्लैंड है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से थोड़ा पावरफुल हो जाता है शुरुआत में, और जब इंग्लैंड पावरफुल हो जाएगा तो वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन जैसी एक प्रपोजल लेकर के स्कॉटलैंड और वेल्स के पास जाएगा। उनको कहेगा कि आ जाओ साथ में अपन रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा हम जो है परफॉर्म कर पाएंगे, अगर कोई एनिमी आएगा तो उसके सामने भी जो है हम मजबूती जो है दिखा पाएंगे। जैसे एक अकेली लकड़ी हो तो कोई भी तोड़ देगा, 3-4 साथ रहेंगे तो आसानी, इतना इजीली आप जो है उनको हरा नहीं सकते। इस वजह से जो है यूनिफिकेशन ब्रिटेन का शुरू होता है। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में एक खूबसूरती आपको ये भी देखने को मिलेगी कि सर जब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो रहा था तब, जस्ट अ सेकेंड, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में ये एथनिक रीजन्स जो हैं ये एक साथ नहीं आए थे। स्कॉटलैंड थोड़ा झिझक भी रहा था शुरुआत में, बट अल्टीमेटली 1707 में इन्होंने एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया और ये एक साथ आ गए और बन गया ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने वापस से ये सेम परपंच किसके साथ लगाए, आयरलैंड के साथ। मीनवाइल इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड का कल्चर, स्कॉटलैंड की लैंग्वेज, वेल्स रीजन की लैंग्वेज, उनका कल्चर, उसको सबको सप्रेस कर दिया और इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करने लग गया उस रीजन में। रही बात आयरलैंड की, जब हम आयरलैंड को देखेंगे तो वो इस चीज़ को ऑलरेडी देख रहे थे दूर से, तो वो शुरू में रेजिस्ट कर रहे थे कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। बट बच्चों, आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उनके बीच में काफ़ी टेंशन्स चल रही थी, और इंग्लैंड ने उसका फ़ायदा उठा करके प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करी, क्योंकि आयरलैंड जो है एक कैथोलिक कंट्री थी। प्रोटेस्टेंट की हेल्प करके उसने कैथोलिक जो भी ये रिवॉल्यूशन थे उनको सप्रेस कर दिया। और 1798 में एक लास्ट रिवॉल्यूशन होती है जो वुल्फ टाउन करवाता है विद यूनाइटेड आयरिशमैन, और अल्टीमेटली बच्चों 1801 में आयरलैंड को भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, और 1801 में फाइनली यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है, जिसका नेशनल एंथम होता है गॉड सेव और नोबल किंग, और जिसका जो फ्लैग है वो होता है यूनियन जैक। तो ये पूरा यूनिफिकेशन था। इनको 4-4, 5-5 पॉइंट्स में आप तैयार करेंगे। लास्ट एक सुपर इंपॉर्टेंट सीरीज का एक लास्ट टॉपिक है जो है बाल्कन रीजन। सर बाल्कन रीजन क्या था? बाल्कन रीजन बच्चों इटली के एडजेसेंट एड्रियाटिक सी के एडजेसेंट जो रीजन है सारा का सारा, उस रीजन में पड़ता है आपका बाल्कन रीजन। ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था ही। यहाँ पर एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन बन जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी है। होता क्या है, वहाँ वो लोग आपस में नेशनलिज्म खेल रहे थे, बोले हमें नेशन बनाना है। छोटे छोटे एरिया, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स खुद एक नेशन फॉर्म करने चाह रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर कह रहा है नहीं, तुम्हारे ऊपर कब्जा मैं रखूंगा। नेशन तो बनाना चाह रहे हैं, साथ ही साथ में वो आपस में भी लड़ रहे हैं कि मेरी टेरिटरी ज़्यादा हो जाए, मैं नेशन तो बना लूँ, सेम लाइक जर्मनी एंड इटली। वो कह रहे हैं मेरा क्या हो, टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो। तो वो एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर से भी लड़ रहे हैं, और ऑटोमन एम्पायर उनसे लड़ रहा है। और फाइनली इनको लड़ते हुए देख करके ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, इन जैसे जो बड़े बड़ी सुपर पावर्स हैं वो भी वहाँ पर लड़ाई में कूद जाती है, और एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन बन जाती है जो अल्टीमेटली लीड करती है वर्ल्ड वॉर की तरफ। और ये वर्ल्ड वॉर के बारे में आप सभी जानते ही हैं। यही सारा अपने चैप्टर का सार है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर देखें। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ एलोबरेटिव वे में, देन यू मस्ट कमेंट हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार।